हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग संविधान की क्लासों को लगातार कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, उसी प्रकार से आज का टॉपिक हमारा संसदीय संमतियां है, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन आपके पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर भी और उससे कई बार भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, इससे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। तो कृपया करके इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यही टॉपिक आपके लिए बेहतरीन एक नंबर प्रश्न देखा जाएगा। एक नंबर का प्रश्न इस टॉपिक से जरूर आता है। कहीं पर भी संविधान में सिविल सर्विस के एग्जाम में एक नंबर से प्रश्न यहाँ पर जरूर आता है। तो देखिएगा, पेपर के लिए वैकेंसी मात्र एक बार ही आती है। ठीक है, आती तो बार बार है, लेकिन आपके लिए पता नहीं अगली साल आप ओवर एज हो जाए, या आपकी एज ना पढ़ पाए, या आप किसी कारणवश फिर पेपर को ना दे पाए, लेकिन इस बार अगर आपको चांस मिला है तो कृपया करके आप बिल्कुल याद रखिएगा कि आपको ही पेपर देना है। बिल्कुल दोस्तों, ठीक है। तो संसदीय समितियों की बात करेंगे। देखिएगा, नोट्स ले लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट्स। ठीक है, आप लोगों को पता है। तो आज हम बात करेंगे, यानी कि समितियों की अगर हम बात करेंगे तो समितियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। समितियां जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो दो प्रकार की समितियां होती हैं, कहते हैं क्या कहते हैं इन्हें? कमिटीज कहते हैं, या कमेटी कहते हैं, समितियां। ठीक है, दो प्रकार की होती है। एक आपकी स्थायी प्रकार की होती है समितियां, स्थायी समितियां। और एक हमारे पास में होती है तदर्थ समितियां। कैसी होती हैं? तदर्थ समितियां। अब देखिएगा, अंतर क्या होता है हमारे यहाँ पर भारतीय संविधान में। अंतर क्या होता है समितियों से? तो अंतर जो होता है समितियों से, यानी कि जो स्थायी समितियां होती है, इनकी प्रकृति कैसी होती है? स्थायी होती है। प्रत्येक वर्ष इनका गठन किया जाता है, यानी कि स्थायी समितियों का प्रत्येक वर्ष गठन किया जाता है। और ये लगातार निरंतरता के आधार पर कार्य करती है। किस पे आधार पर कार्य करती है? तो देखिएगा, निरंतरता के आधार पर कार्य करती है, यानी कि निरंतर कार्य करती हैं। प्रत्येक वर्ष गठन किया जाता है, प्रत्येक वर्ष गठन किया जाता है इनका, यानी कि लगातार इनका प्रत्येक वर्ष गठन किया जाता है। और निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं। और इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? वो स्थायी प्रकृति इनकी होती है। ठीक है, याद रखिए, प्रकृति कैसी होगी इनकी? स्थायी प्रकृति होगी आपकी। और तदर्थ समितियों की अगर बात करेंगे तो जब इनकी जरूरत होती है, जरूरत पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर गठित की जाती है, जरूरत पड़ने पर गठित की जाती हैं। और जब जब काम हमारा हो जाता है तब इनका अस्तित्व भी, इनका कार्यकाल भी क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि इनकी प्रकृति अस्थायी होती है। जरूरत पड़ने पर इन्हें, जरूरत पड़ने पर गठित की जाती हैं। और जब इनका कार्य समाप्त हो जाता है तो इन्हें समाप्त भी कर दिया जाता है, यानी कि यह अस्तित्व में नहीं रहती। यानी कि हम कह सकते हैं इनकी जो प्रकृति होती है अस्तित्व में नहीं होती है। इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी हुई? फिर इनकी प्रकृति हुई आपके अस्थायी प्रकृति की होती है। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, संसद की कौन सी समितियां अस्थायी प्रकृति की होती है? तो तदर्थ समिति जो है वो आपकी अस्थायी प्रकृति की होती है। कैसी प्रकृति की होती है? अस्थायी प्रकृति की होती है। देखिएगा, उसके बाद तो ये तो हमारा संसदीय समितियों से टॉपिक है, उस पर हमने बात करी आज कि दो प्रकार की समितियां होगी, स्थायी समिति और तदर्थ समिति। उसके बाद भी अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है जिसे कहते हैं मसौदा समिति। मसौदा समिति आप लोगों ने पढ़ी होगी। उसके बाद हम कह सकते हैं कि प्रारूप समिति। तो इसी समिति को मसौदा समिति भी कहते हैं, प्रारूप समिति भी कहते हैं इसी समिति को। और इंग्लिश में बोले अगर हम इसे, तो इसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। पेपर में आपके कुछ भी आ सकता है, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। तो ये वो समिति है जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। यानी कि संविधान, भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था। यानी कि आजादी के जस्ट 14 दिन के बाद प्रारूप समिति का गठन किया गया। जस्ट 14 दिन के बाद प्रारूप समिति का गठन किया गया। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि भारतीय संविधान के जनक हैं,
उन्हें इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया या उन्होंने ये समिति बनाई थी। ठीक है, उन्होंने ये समिति बनाई थी, जिसे क्या कहा हमने, मसौदा समिति, प्रारूप समिति और या कह सकते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो देखिएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है, मसौदा समिति की स्थापना कब हुई, प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई, ऐसे प्रश्न भी आपके कई बार पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्थायी समितियां आपकी होती हैं, और स्थायी समितियां जो होती हैं वो आपकी स्थायी प्रकृति की होती हैं, और समितियां जो होती हैं वो आपकी अस्थायी प्रकृति की होती हैं। ठीक है, तो निरंतरता के आधार पर ऐसी आपके संविधान में बहुत सारी समितियां हैं, यानी कि टॉपिक नंबर अगर हम 1 को देखेंगे तो उसमें बहुत सारी समितियां हैं। मसौदा समिति की चर्चा हमने इसलिए यहाँ पर कर ली क्योंकि मसौदा समिति के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया था। संविधान का निर्माण किस समिति के द्वारा किया गया था, मसौदा समिति के द्वारा किया गया था। लगे रहिएगा, सिर्फ एक ही बार हमें ट्राई करना होगा और एक ही बार में हम आरओ यूपीपीसीएस सभी का एग्जाम निकाल देंगे, प्री एग्जाम निकल जाएगा, तो मेंस की तैयारी भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही करेंगे। ठीक है, लगे रहिएगा आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से। मैंने आपके लिए टोटल यूपीजी के साइंस की वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्योग्राफी के और आपके ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपीजी के स्पेशल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके संविधान की फुल सीरीज को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। प्लेलिस्ट पे जाइएगा, सभी वीडियो देखिएगा, आपका काम उसी से ही हो जाएगा पेपर में। ठीक है, और देखिएगा अभी तो बहुत दिन बाकी है हमारे पेपर के लिए। अभी एक बहुत बड़ी क्लास आपकी हिस्ट्री की आने वाली है, जो तो 10 से 12 घंटे की रहेगी, जिसमें टोटल प्रीवियस ईयर जितना भी था हमारा, टोटल प्रीवियस ईयर उन सभी को हम क्वेश्चनों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है, तो बहुत ही जल्द उस क्लास को सिर्फ आपको देखना है, नोट्स को प्रिपेयर करना है और एग्जाम हॉल में वही प्रश्न आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी समितियों की बात हमने कर ली। समितियों का टॉपिक भारतीय संविधान में बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी पूछा गया, उससे नेक्स्ट ईयर भी प्रीवियस ईयर पूछा गया था, यानी कि लगातार क्वेश्चन समितियों से पेपर पूछे आते हैं। लेकिन अगर संविधान की बुक को खोलेंगे तो समितियों के टॉपिक की बहुत ही छोटी चर्चा की गई है। संसदीय समितियां बहुत ही छोटी चर्चा में की गई है, 1 से 2 पेजों में समाप्त हो जाती है। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी सबसे बड़ी समिति है, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब देखिएगा लोक लेखा समिति के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति 1921 में स्थापित हुई थी। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष परंपरा अनुसार विपक्ष का नेता होता है। उसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा इसमें, तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा इसमें। देखिएगा लोक लेखा समिति की अगर बात हम करेंगे तो हम कह सकते हैं सबसे पुरानी समिति है, यानी कि सभी समितियों में सबसे पुरानी समिति है, सबसे पुरानी समिति है, जिसका गठन अधिनियम 1919 के तहत 1921 में किया गया। कब किया गया, 1921 में किया गया, यानी कि पहला ऑप्शन तो हमारा सही है, एकदम बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष परंपरा अनुसार विपक्ष का नेता ही होता है। ठीक है, जब ये समिति बनी थी तो ऐसी कोई परंपरा नहीं थी, लेकिन 1967 के बाद से यह कर दिया गया कि विपक्ष का नेता ही इसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा। तो विपक्ष का नेता ही क्या होगा, इसका अध्यक्ष होगा। 1919 में अगर हम बात करें कि कौन था भारत का वायसराय, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगर हिस्ट्री को अटैच करेंगे तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ पर क्या थे, वायसराय थे। 1916 से लेकर 1921 तक चेम्सफोर्ड यहाँ पर क्या थे, वायसराय थे। उसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। तो भाई 2 वर्षों का नहीं होता, समिति का कार्यकाल 1 ईयर का होता है, 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है। तो ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, फिर प्राथमिकता है, किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं किया जाएगा, किसी मंत्री को निर्वाचित नहीं किया जाएगा, यानी कि मंत्री नहीं आ सकता इस समिति में, तो मंत्री इस समिति में नहीं आ सकता आपके। ठीक है, तो किसी मंत्री को नहीं रखा जाएगा इस समिति में, पहला पॉइंट। इस समिति में टोटल मिला के जो सदस्य होते हैं वो कितने, 22 सदस्य होते हैं। देखिएगा 22 सदस्य होते हैं टोटल मिला के। कितने सदस्य होंगे, 22 सदस्य होंगे, जिसमें से 15 लोकसभा से और राज्यसभा से होते हैं कितने, 10।
तो 10 मेंबर आपके सॉरी, ठीक है, 7 मेंबर किससे होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। ये बात याद रखिए, 15 लोकसभा से होंगे, 7 मेंबर किससे होंगे? राज्यसभा से होंगे। टोटल मिला के कितने मेंबर होंगे? टोटल मिला के आपके 22 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे? 22 मेंबर होंगे टोटल मिलाकर, जो कि इसमें रहते हैं। तो पॉइंट समझिएगा, पहला पॉइंट 1921 में स्थापित किया गया था। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है विपक्ष का नेता होता है। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल व सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है, ठीक है। किसी मंत्री को निर्वाचित नहीं किया जाएगा। वर्तमान में 22 सदस्य 15 लोकसभा के हैं और 7 सदस्य कहां कर रहे हैं? आपके राज्यसभा के। यानी कि इस समिति में राज्यसभा का भी प्रतिनिधित्व होता है और आपके राज्यसभा का भी प्रतिनिधित्व होता है और लोकसभा का भी प्रतिनिधित्व होता है। तो ऐसी समिति कौन सी है जिसमें लोकसभा का तो प्रतिनिधित्व होता है लेकिन राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? ऐसी समिति को प्राक्कलन समिति कहते हैं। देखिएगा, इसमें दोनों के इलेक्टेड मेंबर होते हैं जो कि उन्हीं के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के सभापति के द्वारा चुने जाते हैं और लोकसभा के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुने जाते हैं और समिति में अध्यक्ष विपक्ष का नेता ही होगा। ये 1967 से परंपरा स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा 1 और 2 सही है, यानी कि 1 व 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी वाला मेरा बिल्कुल ठीक है। बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? अभी हमने बताया कि लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। जो सबसे पुरानी समिति है, 22 सदस्यों में लोकसभा का भी प्रतिनिधित्व होता है और राज्यसभा का भी प्रतिनिधित्व होता है। तो लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के आपके कितने सदस्य? 7 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। तो याद रखिए कितने सदस्य हो गए आपके? लोकसभा के सदस्य पूछे हैं, हमें पता सभी के हैं, ठीक है। कितने? 15 सदस्य होते हैं आपके लोकसभा के। ये देखिएगा, लोकसभा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 81 के अंतर्गत आता है और अगर बात करें राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80 के अंतर्गत आता है। ये दोनों जो पार्ट होते हैं आपके किसके पार्ट होते हैं? संसद के पार्ट होते हैं। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसलिए थोड़ा सा रिवीजन भी जरूरी है। संसद किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? संसद आपके 79 आर्टिकल के अंतर्गत आती है, ठीक है। संसद 79 आर्टिकल के अंतर्गत आती है। संसदीय व्यवस्था को कहां से लिया हमने? तो संसदीय व्यवस्था को हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया, ठीक है। कहां से लिया? ब्रिटेन के संविधान से हमने ग्रहण किया संसदीय व्यवस्था को, ठीक है। याद रखिएगा, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राक्कलन समिति के बारे में। प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? कौन सी समिति है? प्राक्कलन समिति। देखिएगा, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी समिति है, सबसे बड़ी समिति। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी समिति है आपकी प्राक्कलन समिति, ठीक है। तो सबसे बड़ी समिति है आपकी प्राक्कलन समिति। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। देखिएगा, अभी मैंने बात जो करी थी वही मैंने आपको बताया है। यह प्रशासन में दक्षता और अर्थव्यवस्था लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों को सुझाव नहीं दे सकता है। समिति का अध्यक्ष अपने द्वारा सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाता है। बताइएगा, दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? 1 3 1 2 2 3 1 2 3, यानी कि सभी के सभी कथन क्या है? सही है। बताइएगा, ठीक है। अब बताइएगा इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो देखिएगा, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। कैसी सबसे बड़ी समिति है? गठन की अगर बात करेंगे तो स्वतंत्रता के बाद 1950 में जॉन मैथाई की अध्यक्षता में हुआ था। जॉन मैथाई की अध्यक्षता में हुआ था। वही प्रक्रिया इस समिति में टोटल पहले 25 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 25 सदस्य थे। जो 25 के 25 सदस्य क्या थे? लोकसभा से 1956 में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 सदस्य कर दिए गए जो कि लोकसभा से थे। तो भाई लोकसभा से अगर 30 सदस्य होंगे तो देखिएगा, पहले 25 सदस्य थे, अब कितने सदस्य हो गए? 1956 बढ़ाकर 30 सदस्य हो गए। जब 30 सदस्य हो गए तो टोटल सदस्य कहां से हुए? तो टोटल के टोटल सदस्य तो आपके लोकसभा के हुए। तो टोटल के टोटल सदस्य अगर लोकसभा के हुए तो समिति में राज्यसभा का तो प्रतिनिधित्व होता ही नहीं है। तो देखिएगा, इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो बिल्कुल सही है, राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व होता नहीं है इस समिति में। याद रखिएगा, यह प्रशासन व दक्षता
यह प्रशासन में दक्षता और अर्थव्यवस्था लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव नहीं दे सकता है, दे सकता है, यानी कि ये तो गलत हो गया। समिति का अध्यक्ष अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में से ही नियुक्त किया था, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि 1 और 3 सही हैं। तो देखिएगा, समझने से ही प्रश्न हमारा हल हो पाएगा, इससे पहले हल नहीं हो पाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इससे पहले हल हम नहीं कर सकते, समझने के द्वारा ही प्रश्न को हल कर सकते हैं। वही कंडीशन कि किसी मंत्री को नहीं नियुक्त किया जाएगा, किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं किया जाएगा, तो मंत्री यहां पर निर्वाचित नहीं होता, नहीं हो सकता। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 1 वर्ष का होगा। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी समिति है। ठीक है, कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 1 वर्ष का होगा आपका कार्यकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति में शामिल होते हैं लोकसभा के 30 सदस्य, राज्यसभा के 30 सदस्य, दोनों सदनों के 30 सदस्य, लोकसभा के 22 सदस्य। लोकसभा के 22 सदस्य भी नहीं होंगे, दोनों सदनों के 30 सदस्य भी नहीं होंगे, राज्यसभा का तो प्रतिनिधि नहीं होता, यानी कि कौन सा आंसर सही होगा? लोकसभा के 30 सदस्य। देखिएगा कितने कितने बेहतरीन प्रश्न हैं जो कि समितियों से, छोटे से टॉपिक से इतना बेहतरीन स्टेटस आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपको बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला के रूप में प्रदर्शित किए हैं। एक एक क्वेश्चन देखिएगा, 329 क्वेश्चनों को कर चुके हैं भारतीय संविधान में। 1000 क्वेश्चनों तक लेकर चलना है, 1000 क्वेश्चनों तक पूरे भारतीय संविधान के अगर 1000 प्रश्न आपने फुल डिटेल के माध्यम से पढ़ लिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी की सभी क्लासें आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आने वाले लाइफ में कभी भी संविधान की क्लासों के लिए आपको कहीं भी भटकना नहीं होगा। ठीक है, इसलिए एक एक क्लास आपके लिए कंप्लीट कराई है। अगले कुछ दिनों में हम संविधान को पूरी तरह से कैप्चर कर लेंगे, यानी कि अपनी मजबूत नींव बना लेंगे। तो किसी भी पेपर में अगर संविधान से प्रश्न आएगा तो वो गलत नहीं होने वाला है। टोटल आपको प्रैक्टिस के लिए टोटल टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, इसी के फॉर्मेट में, यही क्वेश्चनों पर। सॉरी, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? अभी मैंने बताया था भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति लोक लेखा समिति, व्यापार सलाहकार समिति, प्राक्कलन समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो कौन सी समिति होगी आपकी? लोक लेखा समिति, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जो कि 30 के 30 सदस्य किससे होते हैं? आपके लोकसभा से होते हैं। तो 30 के 30 सदस्य किससे होते हैं? आपके लोकसभा से होते हैं। 30 के 30 सदस्य आपके लोकसभा के होते हैं। देखिएगा, प्राक्कलन समिति के बारे में कथन सत्य है। कौन से कथन सत्य हैं? इसमें कुल आपके 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, कुल सदस्य क्या होते हैं? 22 होते हैं। क्या क्वेश्चन था अभी? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी जो समिति है वो आपके ए नहीं है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी जो समिति है वो आपकी प्राक्कलन समिति है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। अगर बात करेंगे लोक लेखा समिति में, तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 क्या होते हैं? राज्यसभा के होते हैं। 7 क्या होते हैं? आपके राज्यसभा के होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है वो आपके कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर स्थापित की गई थी। कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर स्थापित की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए प्राक्कलन समिति के बारे में कौन से कथन सही है। तो प्राक्कलन समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। नहीं भाई, टोटल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और 30 के 30 सदस्य जो होते हैं वो कहां से होते हैं? आपके लोकसभा से होते हैं। कहां से होते हैं? लोकसभा के होते हैं। 30 के 30 सदस्य आपके लोकसभा के होते हैं। सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं, तो सभी सदस्य आपके लोकसभा के। वित्त मंत्री समिति के अध्यक्ष होते हैं? तो नहीं भाई, वित्त मंत्री समिति के अध्यक्ष नहीं होते। कथन 2 सिर्फ सत्य है। कथन सिर्फ 2 सिर्फ सत्य है। अध्यक्ष कौन होते हैं? विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? कार्यकाल 1 ईयर का होता है। किसी मिनिस्टर यानी किसी मंत्री का चुनाव नहीं किया जा सकता है समिति में। किसी मंत्री का चुनाव नहीं किया जा सकता है समिति में, याद रखिएगा इस बात को।
निम्नलिखित में से कौन सी समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रिपोर्ट तथा खातों की जांच के लिए जिम्मेदार है? कौन सी समिति ऐसी है जो यहाँ पर बनाई जाती है? ठीक है, ठीक है, तो कौन सी समिति होगी आपके जो क्या करती है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रिपोर्टों तथा खातों की जांच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है? कौन सी समिति होगी? सार्वजनिक उपक्रम समिति, निजी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, निजी सदस्य विधेयक की समिति। तो कौन सा आंसर होगा ए? ठीक है, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 में गठित की गई थी। 1964 में गठित की गई थी। प्रारंभ में जो सदस्य थे इसमें 15 सदस्य थे। प्रारंभ में कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे, जो 10 लोकसभा से थे और 5 किससे थे? राज्यसभा से थे। और 1974 में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 22 सदस्य कर दिए गए। तो 22 सदस्य में से आपके 15 सदस्य लोकसभा से हैं, 15 सदस्य लोकसभा से हैं और 7 सदस्य किससे हैं? आपके राज्यसभा से। यानी कि इस समिति में भी राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है, बिल्कुल है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। तो ये आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 333 प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जब राज्यसभा के सदस्य लोकलेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति से जुड़े हैं तो प्राक्कलन समिति के सदस्य पूरी तरह लोकसभा के लिए जाने जाते हैं। देखिए कितना जबरदस्त प्रश्न बनाया है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उठा के रख दिया भाई। यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। कहां पर प्रश्न पूछा गया था? यूपीएससी के पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि देखिएगा, राज्यसभा के सदस्य लोक लेखा समितियों में और सार्वजनिक उपक्रम समितियों से जुड़े हैं, तो बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति के 22 सदस्य होते हैं और सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15 15 प्लस 7 15 प्लस 7 लोकसभा और राज्यसभा से जुड़े होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के सदस्य पूरी तरह से लोकसभा के लिए जाते हैं। तो प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं पूरी तरह से लोकसभा के लिए, क्योंकि कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। यानी कि ये तो प्रश्न ठीक हो गया। संसदीय कार्य मंत्रालय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति के समग्र निर्देशन में कार्य करता है। तो संसदीय कार्य मंत्रालय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति के समग्र निर्देशन के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल करेगा। संसदीय कार्य मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों के प्रदेशों, बोर्डों और आयोगों आदि संसद सदस्यों को नामित करता है। यानी कि संसदीय कार्य मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्ड तथा आयोगों द्वारा संसद सदस्यों को नामित करता है। क्या होगा आपका स्टेटमेंट? बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट ठीक होगा और कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं होगा। यानी कि पहला तो बिल्कुल मेरा ठीक है, एकदम क्लियर है। संसदीय कार्य मंत्रालय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति के समग्र निर्देशन में कार्य करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। संसदीय कार्य मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्ड तथा आयोगों आदि के सदस्यों द्वारा नामित होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि ऑप्शन आपका 1 2 3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 2 3 सही है। यूपीएससी का प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न यूपीएससी के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पुरानी संसदीय समिति कौन सी है? सबसे पुरानी, सबसे बड़ी प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति नहीं है, वाणिज्य सलाहकार समिति नहीं है, लोक लेखा समिति है। कितने सदस्य होते हैं? आपके 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, लोक लेखा होगी। किसी संसदीय समिति के सदस्य प्रत्येक या समय समय पर चुने नियुक्त किए जाते हैं, उसका काम निरंतरता के आधार पर चलता है। मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, समितियां जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो स्थायी समिति होती है और एक आपकी तदर्थ समिति होती है। तदर्थ समिति जब जरूरत पड़ती है तो हम इसको गठित कर लेते हैं। स्थायी समिति जो होती है वो लगातार चलती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? स्थायी समिति। क्या आंसर होगा? स्थायी समिति इसका आंसर होगा। बिल्कुल याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न पेपर में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं हमारे। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हमारे इतने ही थे, लेकिन आज का टॉपिक
आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी संपत्ति का क्वेश्चन रह गया इसमें। तो सबसे बड़ी जो संपत्ति होगी वो कौन सी होगी, वो मैंने आपको बताया है। कौन सी सबसे बड़ी? प्राक्कलन संपत्ति सबसे बड़ी संपत्ति होगी, जिसमें आपके 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों ठीक है, आज की क्लास हमारी बहुत छोटी थी, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कृपया करके आप ऐसे ही वीडियो देखते रहें। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और टॉपिक होगा हमारा उच्चतम न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। कैसे कैसे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालय में आएंगे, कैसे कैसे मुद्दे नहीं आएंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नए क्वेश्चन को साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।